दोस्तों, कभी कभी कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उनके करीब जाना ही खतरे को दावत देने जैसा होता है। आज की कहानी एक ऐसे जंगल की है जिसके पेड़ पौधे सिर्फ खड़े ही नहीं बल्कि सदियों से कोई खौफनाक राज भी छिपाए हुए हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा पेड़ जो इंसानी जान का भूखा है, वह पेड़ जो इंसानों को बनाता है अपनी हवस का शिकार। ऐसा जंगल जहां अंधेरा उतरते ही सच्चाई और कल्पना की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। सुनसान रास्तों पर पहाड़ी के पीछे छिपे उस खतरनाक पेड़ के नीचे जब किसी की चीखें गूंजती हैं तो सिर्फ पेड़ ही सुनते हैं। तो आइए तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी सफर पर जाने के लिए, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसे सुनकर शायद आप कभी किसी अनजान जंगल की ओर अकेले जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से इस कहानी के साथ जोड़ लें। अपने ईयरफोन्स अच्छे से लगाइए ताकि आप इस कहानी की हर ध्वनि, हर भावना और हर मोड़ को पूरी गहराई से महसूस कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर लंबे समय से हमारे साथ हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बने। और हां, घंटी आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपना परिचय जरूर दें और हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो फिर बिना कोई देरी किए चलिए डूब जाते हैं। आज की रोमांचक और दिलचस्प कहानी में हर तरफ एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कुछ विशेष होने वाला हो। सुबह सुबह से ही घर में पकवानों की महक तैर रही थी, जैसे त्योहार का दिन हो, पर कोई नाम नहीं बताया गया था। 12 साल की चारू की आंखें चमक रही थीं। देसी मुर्गे की करी, ताजे चावल, तली हुई मछली, यह सब देखकर उसका मन जैसे किसी सपने में डूब गया हो। उनके जैसे गरीब घर में यह सब एक साथ होना एक चमत्कार से कम नहीं था। जब से उसने होश संभाला था, ऐसा दावत जैसा दिन कभी नहीं आया था। खाने के बाद सब जब नींद में खो गए, मां ने चारू को बुलाया। उसने चारू को सजी संवरी नई साड़ी पहनाई, बालों में फूल लगाए और माथे पर सिंदूर की बिंदी। वह खुद को आईने में देखती रही। ऐसा लगा जैसे कोई दूसरी ही लड़की हो। कितनी सुंदर लग रही थी वह, बिल्कुल देवी जैसी। चल बेटा, मां ने धीरे से कहा और उसका हाथ पकड़ कर घर के पीछे वाले सुनसान जंगल की ओर ले चली। यह रास्ता चारों के लिए अनजाना था। कभी इस ओर आने की अनुमति नहीं मिली थी उसे गांव में। जब भी कोई बड़ा त्योहार होता, लोग फल, मुर्गा, बकरा लेकर इसी दिशा में जाते। चारू के मन में हमेशा सवाल उठते, पर जब उसने एक बार मां से पूछ लिया तो उसे झिड़की के साथ थप्पड़ भी मिले। लड़कियों को हर बात जानने की जरूरत नहीं होती, मां ने कहा था। लेकिन आज सब कुछ अलग था। साहस जुटाकर चारू ने धीरे से पूछा, मां, हम कहां जा रहे हैं मां? चुप रही। उसका चेहरा अजीब सा गंभीर था, जैसे कोई रहस्य उसमें छिपा हो। चारों की खुशियों में एक अनजानी बेचैनी घुलने लगी। चारों ओर का वातावरण शांत था, जैसे तूफान से पहले की चुप्पी। मां तेजी से पहाड़ी रास्ता चढ़ती रही और चारों उसके पीछे पीछे चलती रही, बिना कुछ कहे लेकिन दिल में कई सवाल लिए। काफी देर तक पतली पगडंडी पर चलने के बाद अचानक एक तीखा मोड़ आया। जैसे ही उन्होंने उस मोड़ को पार किया, सामने की चढ़ाई इतनी खड़ी और कठोर थी कि हर कदम जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। झाड़ियों की नुकीली शाखाएं उनके कपड़ों और त्वचा को चीरती जा रही थीं। चारों के हाथ पांव जगह जगह से छिल गए थे, पर मां बिना रुके आगे बढ़ती जा रही थी। उनके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी, कुछ ऐसा जो चारों ने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही वे एक और मोड़ पर पहुंचे, आसमान में अचानक घने बादल छा गए और जंगल में गहराता अंधकार उतर आया। अब तो हाथ को हाथ सजना मुश्किल था। चारों की सांसें तेज हो गईं। मां ने इधर उधर टटोलते हुए झाड़ियों के बीच से एक पुरानी मशाल निकाली, जिसे शायद पहले से ही वहां रखा गया था। उन्होंने जैसे ही उसे जलाया और ऊपर उठाया, चारू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल के आर पार कोई ठंडी छाया गुजर गई हो। रोशनी के फैलते ही सामने का रास्ता और भी डरावना लगने लगा। अब वे एक संकीर्ण संकरी सी पगडंडी पर चल रहे थे जो जंगल के दिल में घुसती जा रही थी। पेड़ों की डालियां इतनी नीचे झुकी थी मानो रास्ता रोकना चाहती हो।
थोड़ी दूर बढ़ने के बाद झाड़ियों को चीरते हुए वे एक विशालकाय डरावने पेड़ के सामने पहुंच गए। उसकी शाखाएं इस तरह फैली थीं जैसे किसी दैत्य की बाहें हों। मां ने उसी क्षण घुटनों के बल बैठकर जमीन को छूते हुए प्रणाम करना शुरू कर दिया और चारू को भी वैसा ही करने को कहा। चारू अभी तक स्तब्ध थी, लेकिन मां की गंभीरता और दृढ़ता के आगे वह चुपचाप बैठ गई। तभी कुछ ठंडा और गीला उसके पैर से टकराया। वह चौंक गई, पर कुछ कहने ही वाली थी कि मां की आवाज गूंज उठी, काल वृक्ष देव की जय। और फिर वे जमीन पर पूरी तरह लेटकर साष्टांग प्रणाम करने लगी। चारू का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। वह मां की हर हरकत को देख रही थी। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरा कांप रहा था और वह उसे बार बार गले लगा रही थी। यह मां का एक अजनबी रूप था जो चारों ने पहले कभी नहीं देखा। मां जो हमेशा कठोर रही, आज इस कदर टूटी हुई क्यों लग रही थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि मां का चेहरा अचानक बदल गया, सख्त, ठंडा और कठोर। उन्होंने चारू का हाथ कसकर पकड़ा और उसे लगभग घसीटते हुए उस पेड़ के बिल्कुल सामने ले आई। चारू की सांसें तेज हो गई जब उसकी मां ने अपने साड़ी के पल्लू में छुपाई हुई एक छोटी चाकू निकाली। बिना किसी झिझक के उन्होंने अपने ही हाथ की नस काट दी। खून की लाल धार बहती हुई उस पेड़ की खुरदुरी छाल पर टपकने लगी। चारू की आंखें फटी रह गई। वह कांप रही थी। मां, यह तुम क्या कर रही हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। क्या तुम पागल हो गई हो? क्यों काटा अपने आप को? यह सब क्यों मामा? अब कुछ और ही दुनिया में थी। उनका चेहरा भक्ति और भय के मिले जुले भावों से कांप रहा था। वे मंद स्वर में कुछ बोलने लगी, जैसे कोई प्राचीन मंत्र हो जिसे युगों से दोहराया जाता रहा हो। आज तेरी शादी है बेटी, आज तेरी शादी है। काल वृक्ष देव की कामना की ज्वाला जलती है। धीमे धीमे कोमल तन मिले तो वह छकता है। जी भर के जो चाहे मिल सकता है। सोना मोती सुंदरता का वरदान, अगर बलि ना दी गई तो डूबेगा कुल खानदान। चारू के पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई हो। मां ने फिर से अपने कटे हाथ से खून पेड़ पर चढ़ाया और उसी क्षण पेड़ की शाखाएं हिलने लगी जैसे किसी अदृश्य हवा में कांप रही हो शाखाओं से। तेज सरसराहट की आवाज आई और फिर तने के बीच से एक भयावह धुंधली मानव आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। चारों की चीख हलक तक आकर रुक गई। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसका शरीर कांप रहा था पसीने से तर। फिर अचानक किसी ने उसे पीछे से जोर से धक्का दिया। वह लड़खड़ाती हुई सीधे उस आकृति की ओर जा गिरी। उसकी साड़ी का आंचल पेड़ की जड़ों में अटक गया और एक झटके में थोड़ा फट गया। उसका शरीर बहुत कुछ उजागर हो गया था। वह आकृति अब उसके और करीब आ गई। उसके लिपटे हुए हाथों से उसने चारू को उठा लिया। उसकी त्वचा से एक चिपचिपा हरे रंग का तरल निकल रहा था जो चारू के शरीर पर फैलता जा रहा था। वह जैसे जीवन को निगलने वाला कोई अमृत हो। मामा, मुझे बचाओ, चारू चीख रही थी। मुझे छोड़ दो मामा। लेकिन मां की आंखें अब सजग नहीं थी। वे जैसे किसी और दुनियावी रस्म को निभा रही थी। उन्होंने कहा, तू बहुत भाग्यशाली है बेटी। काल वृक्ष देव ने तुझे चुना है, तेरा सुहाग वही है। अब वह आकृति पेड़ की शाखाओं से चारू को बांधने लगी। वह डर, शर्म और असहायता से चीख रही थी। हर कोशिश में वह और उलझती जा रही थी, जैसे पेड़ की जड़ें जानबूझकर उसे जकड़ रही हो। उस रहस्यमय मिलन की शुरुआत हो चुकी थी और चारू उसके विरुद्ध अब असहाय थी। मां ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा, फिर धीरे धीरे मुड़कर वापस चलने लगी। उनके चेहरे पर न कोई भाव था, न पछतावा, सिर्फ एक अजीब सन्नाटा। चारू की आवाज आखिरी बार गूंजी, मां, मुझे अकेला मत छोड़ो, मां, मुझे बचा लो। यह पुकार इतनी तीव्र थी कि शायद पत्थर भी रो पड़ते, लेकिन उसकी मां के दिल को ना कोई कंपन हुआ, ना कोई पछतावा। उन्होंने आंसू पोंछे और निशब्द निर्विकार भाव से घर की ओर बढ़ गई। वह भयावह रात जब चारू की चीखें जंगल में गुम हो गई थीं, अब अतीत की एक दबी हुई परछाई बन चुकी थी। कई साल बाद कभी कभी किस्मत हमें वहां ले जाती है जहां जाने की हमने कल्पना भी नहीं की होती। ऐसी ही एक रहस्यमय यात्रा की शुरुआत हुई। एक शाम जब विवान, आदित्य, काव्या और निखिल कॉलेज की कैंटीन में बैठे बोरियत से जूझ रहे थे। यार, ये मिड सेमेस्टर ब्रेक यूं ही निकल जाएगा अगर कहीं गए नहीं, काव्या ने कहा।
जो हमेशा किसी न किसी एडवेंचर की तलाश में रहती थी। हमेशा शिमला, मनाली, गोवा, कुछ नया होना चाहिए। इस बार निखिल ने ऊँघते हुए कहा, मुझे याद है पापा ने एक बार किसी वृंदावन घाटी का जिक्र किया था। अदिति ने कहा, वह एक ट्राइबल बेल्ट में पड़ती है और वहां का एक ट्रैक तो इतना पुराना है कि कहां जाता है लोग, वहां कुछ देखकर लौटते नहीं। विवान ने आंखें घुमाई। हॉरर स्टोरी शुरू मत कर, नहीं सच में। आदित्य ने झोर दिया, मैं बचपन में पापा के साथ वहां गई थी। कोई बड़ी घाटी नहीं है, लेकिन पहाड़, झरने और घना जंगल सब है। वहां इंटरनेट पर बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लोकल गाइड्स इसे पवित्र मगर रहस्यमयी जमीन कहते हैं। बस वही चाहिए। काव्या ने उठकर कहा, चलो इस बार वहां चलते हैं। भले ही हमें भूत ना मिले, फिर भी हमें कुछ ट्रैकिंग करने को मिलेगी। योजना बनने लगी। फिर रिसर्च, गूगल मैप्स की स्क्रॉलिंग, पुराने ब्लॉग्स खंगालना और एक स्थानीय गाइड से संपर्क करना। गाड़ी बुक की गई, ट्रैकिंग गियर खरीदे गए और आखिरकार 2 हफ्ते बाद वह दिन आया जब वे चारों उस अनदेखी जगह की ओर निकल पड़े जिसका नाम सिर्फ किस्सों में सुना था, वृंदावन। घाटी, झरनों की आवाज, ठंडी हवा और आसमान में उड़ते बादलों के बीच विवान, अदिति, काव्या और निखिल जैसे ही गाड़ी से उतरे। एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को छूता हुआ निकल गया। गाड़ी से सामान उतारने के बाद वह गाड़ी वापस लौट गई और पीछे छोड़ गई थी। सिर्फ सन्नाटा और जंगल की रहस्यमयी फुसफुसाहट। विवान ने आसपास की वीरानी को देखते हुए कहा, देख, अगर यहां एक गाड़ी होती तो कितना अच्छा होता। आदित्य उसकी बात पर मुस्कुराई, लेकिन एक ही बात कितनी बार कहेगा। बता, हम यहां एडवेंचर के लिए आए हैं, इसीलिए सब जगह पैदल ही जाना होगा। तू हमारे गेस्ट हाउस लौट जा, अब यहां तेरा कोई काम नहीं। सुना नहीं क्या? विवान थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। बाद में मेरी बात याद आएगी। यह कहकर वह रक्त संयक पीठ पर डालकर तेजी से चलने लगा। इतनी तेज मत चल, आदित्य ने कहा। मैप तो काव्या के पास है, अगर साथ नहीं चले तो कहीं खो ना जाए। विवान अब चुपचाप खड़ा हो गया। पीठ सबकी ओर उसका मौन उसकी नाराजगी कह रहा था। आदित्य उसके पास आई, उसकी पीठ पर हल्का हाथ रखते हुए बोली, जानता है, इस वृंदावन घाटी नाम की जगह पर मैं बचपन में पापा के साथ आई थी। उस वक्त हम ऐसे ही घूमते घूमते यहां तक आ गए थे। हमारा ड्राइवर आदिवासी था, उसने हमें इस जंगल के रास्ते के बारे में बताया था। उस छोटे से पहाड़ के ऊपर से पूरे शहर का नजारा दिखाई देता है। फिर वह थोड़ी रुककर बोली, हम ट्रैकिंग पर आए हैं, साल भर तो आराम ही करता है, अब थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिता ले, थोड़ा एडजस्ट कर ले, अच्छा लगेगा। वह सब आगे बढ़े। पेड़ों की शाखाएं जैसे उन्हें ध्यान से देख रही थीं। कोई नहीं जानता था कि वे उसी जंगल की ओर जा रहे हैं जहां कभी चारों की पुकार गूंजी थी। वह जंगल जहां काल वृक्ष की जड़ें अभी भी जीवित थीं और शायद भूखी भी। आदित्य, जिसने कभी अपने पापा के साथ इस जगह को देखा था, नहीं जानती थी कि आज वे चारों की उसी अधूरी कहानी के रहस्यमय सिरों को छूने जा रहे हैं। शाम की धूप अब पहाड़ों के पीछे छिपने लगी थी। वृंदावन घाटी के गहरे जंगल उन्हें बुला रहे थे और उनके कदम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां सच्चाई, बलिदान और भय की कहानियां अब भी जीवित थीं। पेड़ों की सरसराहट में, अंधेरे की खामोशी में और किसी गहरे रहस्य की सांसों में गहरी होती शाम और सघन होते जंगल के बीच वे सभी धीरे धीरे भीतर की ओर बढ़ते जा रहे थे। हवा में अब नमी घुल गई थी और पेड़ों की शाखाओं से छनती रोशनी में एक अजीब सी छाया खेल रही थी। अरे सुना था इस इलाके में शेर नहीं है, निखिल ने हल्के डर और मजाक के मिश्रण में कहा, लेकिन कौन जाने और क्या क्या छिपा हो इन पेड़ों के पीछे। काव्या ने जवाब दिया, देखो, आज हमें ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। याद है ना, इस जंगल में वैसे भी बहुत कम लोग आते हैं और वह गेस्ट हाउस तो वर्षों से वीरान पड़ा है। हम वहीं जाएंगे, थोड़ा ट्रैक करेंगे और आसपास का इलाका देखेंगे। बस अदिति ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। गाड़ी का ड्राइवर बता रहा था कि इस इलाके में आदिवासियों का एक पुराना गांव है जहां जाने की इजाजत भी नहीं है। और सांप, निखिल ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, सुनो मेरी बात, इस जंगल में सांपों की कोई कमी नहीं। वे भी अब इंसानों के इलाकों तक खाने की तलाश में आने लगे हैं। बस कर, काव्या ने बात काटते हुए कहा, तेरी यह हॉरर स्टोरी बाद में सुनेंगे। अभी सूरज पश्चिम में झुक चुका है, ठंड बढ़ रही है, तेजी से चलो, वरना हम ही अनए मेहमान बनकर किसी सांप की भूख मिटा देंगे। अरे देखो, निखिल चिल्लाया, यहां से सूरज कितना सुंदर लग रहा है, एकदम नारंगी संतरे जैसा।
चारों ने दौड़कर अपने मोबाइल निकाले और फोटो खींचने लगे। एक पल के लिए सब कुछ शांत और सुंदर लगने लगा था, लेकिन शांति कभी कभी भ्रम भी हो सकती है। विवान कुछ कहने ही वाला था कि निखिल ने हंसते हुए उसे हल्का सा धक्का दे दिया, लेकिन जमीन ढलवा थी और विवान का संतुलन बिगड़ गया। वह लुढ़कता हुआ झाड़ियों के पार जंगल के और भीतर चला गया। सबने पहले तो हंसी में उड़ा दिया। वे तस्वीरों में इतने व्यस्त थे कि किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। थोड़ी देर बाद काव्या बोली, अरे यह विवान कहां गया रे? इतना नाजुक और चुप चुप लड़का कहीं गुस्सा होकर अकेला बैठा तो नहीं गया? सच्ची इतना नाटक सहना मुश्किल है। जाकर देखो उसे। अदिति चिंतित हो गई। हमें देखना चाहिए। इस जंगल में कोई भी दिशा सुरक्षित नहीं है। और तू निखिल, उसे धक्का देने की क्या जरूरत थी? अरे यार मजाक था, निखिल ने कहा। अब थोड़ा पछताते हुए, विवान विवान कहां है तू भाई? तीनों अब अलग अलग दिशाओं में उसका नाम पुकारते हुए आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे भीतर गए, पेड़ और झाड़ियां और घनी होती गई। अब वे उस हद तक आ पहुंचे थे जहां ना मोबाइल का नेटवर्क था, न सूरज की रोशनी, बस एक अजीब सी ठंडक जो उनके दिलों में धीरे धीरे डर की तरह समा रही थी। विवान का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। अब हंसी का स्थान चिंता ने ले लिया था। वे नहीं जानते थे कि उन्होंने उस जंगल की उस सीमा को पार कर लिया था जहां से एक बार गुजरने वाले हमेशा लौटते नहीं। थोड़ी देर की बेचैन खोज के बाद अचानक जंगल की एक संकरी पगडंडी के मुहाने से काव्या की तीखी आवाज आई, मिल गया। अरे विवान, तू यहां बैठा है क्यों? उसकी आवाज में एक राहत की सांस भी थी और हल्का झुंझुलाहट भी। आदित्य और निखिल भी जल्दी जल्दी उसके पीछे आ पहुंचे। सभी की नजरें अब एक ही बिंदु पर टिकी थी। विवान वहां बैठा था, चुपचाप, एकदम स्थिर। उसकी पीठ सबकी ओर थी और सिर थोड़ा झुका हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और ही दुनिया में हो। वे जिस जगह पर खड़े थे वह जंगल के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थी। कितनी ही गहराई में होने के बावजूद वहां ना कोई झाड़ी थी, ना कोई घास, ना कोई गिरा हुआ पत्ता। जमीन जैसे किसी ने साफ कर रखी हो। चारों ओर एक अस्वाभाविक नीरवता थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह स्थान वर्षों से किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होता आया हो। निखिल ने चौंकते हुए कहा, तू ही तो कह रहा था कि देर हो रही है, अब यहां बैठकर टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? लेकिन विवान उनकी ओर नहीं मुड़ा। उसके होंठ धीमे धीमे हिल रहे थे और वह कुछ बेहद अजीब बोल रहा था। कान लगाने पर जो सुनाई दिया उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। काल वृक्ष देव की कामना की ज्वाला जलती है। धीमे धीमे कोमल तन मिले तो वह झकता है। जी भर के जो चाहे मिल सकता है। सोना मोती सुंदरता का वरदान, अगर बलि न दी गई तो डूबेगा कुल खानदान। उसका स्वर यंत्रवत बेमनुष्यता से भरा था, जैसे वह किसी और की जुबान बोल रहा हो। निखिल ने डरते डरते उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्का धक्का दिया। उस क्षण जैसे कोई टूटा हुआ सपना हो। विवान अचानक चौंक कर सीधा हुआ और घबराई निगाहों से अपने दोस्तों की ओर देखने लगा। कुछ क्षणों तक वह यूं ही उन्हें घूरता रहा, फिर बोला, तुम लोग कब आए? चलो जल्दी निकलते हैं, रास्ते में बात करेंगे। इस बार सच में बहुत देर हो जाएगी। वह उठ खड़ा हुआ, मानो कुछ याद ही ना हो, लेकिन तभी उनकी नजर चारों ओर गई। पेड़ों की शाखाओं पर कई जगह लाल और नीले रंग के धागे लिपटे थे, किसी धार्मिक अनुष्ठान का चिन्ह लगते थे। वे जमीन पर जगह जगह जली हुई अगरबत्तियों के अवशेष, टूटी माला और मिट्टी के दियों की राख पड़ी थी। और तभी आदित्य की नजर एक कोने में पड़ी चीज पर पड़ी। मानव कंकाल, एक नहीं कई, आधे जमीन में धंसे हुए, कुछ जैसे हाल ही में उजागर हुए हो। अब सबकी रफ्तार तेज हो गई, दिलों की धड़कनें तेज थीं, सांसें उखड़ती हुई। अरे चलो यहां से अभी। आदित्य की आवाज कांप रही थी। बिना पीछे देखे वे सब तेजी से उस रहस्यमयी जगह से दूर भागने लगे। उनके दिलों में अब भी एक डर बैठा था, जो सिर्फ विवान की अजीब हरकत से नहीं बल्कि उस जगह की बेजुबान चीखों से भी उपजा था। जंगल की गहराइयों से गुजरते हुए जब वे एक चट्टानी मोड़ पार कर चुके थे, तभी थोड़ी ऊंचाई पर एक बड़ा सा घर दिखाई देने लगा। सूरज डूब चुका था, पर घर के ऊपरी हिस्से पर पड़ती नीली धुंधली रोशनी में उसकी छत और झरोखे जैसे पुरानी कहानियों के पन्नों से निकलकर सामने खड़े हो गए हों। उस स्थान तक पहुंचने के लिए उन्हें एक संकरी कंकरली चढ़ाई चढ़नी पड़ी, जो हवा में नमी और थकान दोनों समेटे हुए थी। घर का निर्माण लकड़ी और पत्थर से हुआ था, पर समय की छाप उसके हर कोने में दिखाई दे रही थी। कहीं कहीं दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियां मानो वर्षों से खुली ही ना हो।
पर वहां पहुंचते ही जो दृश्य उनके सामने आया वह थकान से ज्यादा विस्मयकारी था। ऊपर बरामदे की चौड़ी सीढ़ियों पर बैठते ही नीचे का सारा इलाका जैसे किसी पेंटिंग की तरह फैल गया। घना जंगल, दूर दूर तक फैली धुंध और उस धुंध में डूबता हुआ आकाश। सर्दियों की शाम के उस सुनहरे अंधेरे में जंगल के ऊपर जैसे धुएं की एक मोटी चादर तैर रही थी। यह दृश्य सुंदर तो था पर किसी अनकहे रहस्य की झलक भी दे रहा था। तभी पीछे से एक भारी खुरदुरी आवाज सुनाई दी। साहब लोग आ गए हैं? अच्छा अच्छा, नीचे क्यों बैठे हैं? अभी कुर्सियां लाता हूं, 1 मिनट रुकिए। एक अधेड़ उम्र का आदमी, गठीला शरीर और ऊंचे गालों वाला, एक लकड़ी की शेल्फ से 4-5 बेंत की कुर्सियां और एक पुराना टेबल खींचता हुआ लाया। उसने उन्हें झाड़ा पोंछा और एक विनम्र मुस्कान के साथ बोला, बैठ जाइए साहब लोग, आराम कीजिए। वे सब थके हुए जिस्म को कुर्सियों पर गिरा ही चुके थे कि आदित्य ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है भाई? और हां, अगर हो सके तो चाय और कुछ खाने का इंतजाम कर दो, सबको बहुत भूख लगी है। वह बोला, धर्मू नाम है मेरा, लेकिन पहले एक छोटा सा औपचारिक काम है। आपके रहने की इजाजत का कोई कागज है? अदिति ने तुरंत बैग से फाइल निकाली और धर्मू को कागजात दिखा दिए। उसने उन्हें ध्यान से देखा, सिर हिलाया और वापस लौटा दिया। असल में आपके आने की जानकारी हमें नहीं दी गई थी, कोई चिट्ठी या फोन नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं साहब, लोग मेहमान होते हैं। चाय और बिस्किट अभी लाता हूं। रात को यहीं खाना होगा ना तो खिचड़ी और बैंगन की भुजिया बना देता हूं, सादा खाना, लेकिन स्वाद अच्छा रहेगा। आप कुछ पैसे दे दीजिए, मैं कल सुबह बाजार जाकर बाकी सामान ले आऊंगा। अदिति ने कुछ रुपए निकालकर उसे दिए। वह उन्हें लेकर अंदर चला गया। चलो, जब तक चाय आए हम कमरे भी देख लें, अदिति ने कहा। लेकिन तभी धर्मू जल्दी से अंदर से लौट आया। थोड़ा हांफता हुआ, बैग यहीं छोड़ दीजिए साहब, आप लोग मुझे ही बुला रहे थे ना? हाँ हाँ, कमरे खोल दीजिए, अदिति बोली। बस 2 मिनट दीजिए, पहले चाय लाता हूं, उसके बाद सब दिखा देता हूं, वह बोला और फिर भीतर चला गया। वह सब कुर्सियों पर बैठकर अपने पने अनुभवों, फोन कैमरों में कैद हुई तस्वीरों और जंगल की रहस्यमय हरकतों की बातें करने लगे। पर उनके चेहरों की हल्की मुस्कुराहटों के पीछे अब भी कहीं एक अनजानी सिहरन छिपी थी, जैसे यह घर, यह शाम और यह धर्मू भी कोई सामान्य बात नहीं थी। कुछ ही देर में धर्मू गर्मा गर्म चाय, कुरकुरी, बैंगन पकौड़ियां और एक बड़े बर्तन में ताजा भुना हुआ चावल लेकर आ गया। जैसे ही खाने की महक हवा में फैली, सबकी भूख मानो जाग उठी। दिन भर की थकान और पहाड़ी ठंड से जूझने के बाद उस साधारण पर आत्मीय भोजन का स्वाद कुछ और ही था। वे सब कुर्सियों पर बैठकर खाने में इस तरह डूबे कि जैसे भूख ही उनका पहला उद्देश्य हो। रात अब गहराने लगी थी। जंगल की हवा और भी ठंडी हो चली थी। दूर कहीं उल्लू की टेरर सुनाई दे रही थी और आसपास फैली खामोशी में हर आवाज कुछ ज्यादा ही स्पष्ट सुनाई देती थी। धीरे धीरे सब अपने अपने कमरों में चले गए। थके हुए शरीरों ने रजाई की गर्माहट में शांति खोजी, पर यह शांति बहुत देर टिक नहीं पाई। अचानक रात के सन्नाटे को चीरती एक अस्पष्ट रहस्यमयी आवाज से निखिल की नींद टूट गई। वह कुछ पल तक यूं ही रजाई में दुबका पड़ा रहा, सोचता रहा कि यह सपना था या सच। आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द जैसे हवा में कांपते हुए उसके कानों तक पहुंच रहे थे। किसी अनजानी पुरानी भाषा में बोला गया मंत्र। उसने धीरे धीरे सिर रजाई से बाहर निकाला और कान लगाकर सुनने लगा। आवाज उसी कमरे के भीतर से आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कंपे हाथों से वह बैठ गया और इधर उधर देखा। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे के साथ सामंजस्य बैठा पाई। कमरे के एक कोने में जमीन पर झुका हुआ विवान बैठा था। उसका चेहरा छाया में डूबा था, लेकिन उसकी सांसों की आवाज और धीमे बड़बड़ाने की लय निखिल को साफ सुनाई दे रही थी। काल वृक्ष देव की कामना की ज्वाला जलती है। धीमे धीमे कोमल तन मिले तो वह छकता है। जी भर के जो चाहे मिल सकता है। सोना मोती सुंदरता का वरदान, अगर बलि ना दी गई तो डूबेगा। कुल खानदान निखिल का पूरा शरीर जैसे जम गया हो। उसकी आंखें फैल गई, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। विवान, अरे भाई क्या कर रहा है तू? इतनी ठंड में जमीन पर बैठा है, उसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में एक गहराती गड़गड़ाहट गूंजी। विवान की सांसें तेज हो गई। अचानक उसने सिर उठाया और उसकी आंखें, वे आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लग रही थीं। वह विवान नहीं लग रहा था, उसमें कुछ और उतर आया था। विवान, निखिल ने थोड़ा और ऊंची आवाज में पुकारा।
लेकिन अब उसके स्वर में डर था। विवान ने एक अजीब अनजानी भाषा में कुछ बोला और जमीन पर अपने हाथों से कुछ खरोचने लगा। उसकी आंखें अब भी जल रही थीं, शरीर कांप रहा था, जैसे किसी और की चेतना से संचालित हो रहा हो। निखिल अब हिल भी नहीं पा रहा था। वह विवान की आंखों से नजर नहीं हटा पा रहा था, लेकिन देखना भी नहीं चाहता था। तभी उसने साहस जुटाकर टूटे स्वर में चीख लगाई, काव्या, अदिति जल्दी आओ, विवान कुछ अजीब कर रहा है। उसकी चीख के जवाब में विवान ने जैसे बिजली की गति से उसकी ओर झपट्टा मारा। निखिल ने झट से खुद को बिस्तर से उछालते हुए दरवाजे की ओर भागना चाहा। बाहर से काव्या और आदित्य पहले ही उसकी चीख सुन दरवाजा पीट रहे थे। निखिल, दरवाजा खोल, क्या हुआ रे, आवाज क्यों लगा रहा है? आदित्य चिल्लाई। विवान अब गड़गड़ाते हुए पूरे कमरे में उन्मत्त रूप से घूम रहा था। निखिल ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। जैसे ही निखिल ने दरवाजा खोला, आदित्य और काव्या घबराए हुए अंदर भागी। कमरे में अंधेरा था, पर लैंप की रोशनी बढ़ाते ही जो दृश्य उनकी आंखों के सामने आया वह किसी बुरे स्वप्न से कम नहीं था। विवान कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें अब भी गहराई से चमक रही थीं। वह कुछ बड़बड़ा रहा था, एक अजनबी भाषा में, जैसे कोई पुरातन आत्मा उसके जरिए बोल रही हो। उसके चेहरे पर गुस्से, वेदना और हिंसा का अजीब मिश्रण था। जैसे ही उसकी नजर काव्या पर पड़ी, उसने अचानक उग्रता से उसे पकड़ लिया। सभी चौंक उठे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने काव्या को जबरदस्ती पलंग की ओर धकेल दिया। काव्या ने चीख कर मदद मांगी, निखिल, आदित्य बचाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। निखिल तुरंत आगे बढ़ा और विवान को खींचने की कोशिश की, लेकिन विवान में किसी अजीब शक्ति का संचार हो चुका था। उसने एक ही झटके में निखिल को दूर फेंक दिया। वह जमीन से टकराया और कुछ क्षणों तक हिल नहीं सका। जैसे ही विवान ने काव्या को पकड़ा और पलंग की ओर धकेला, उसका व्यवहार अचानक और अधिक हिंसक और अजीब हो गया। वह उसके अत्यधिक करीब आ गया, जैसे उस पर अपना नियंत्रण जताने की कोशिश कर रहा हो। काव्या पूरी ताकत से विरोध कर रही थी, लेकिन विवान पर जैसे किसी और चेतना का अधिकार था। उसकी हरकतें अब न विवेकपूर्ण थी न मानवीय। उसने काव्या को पलंग पर दबा दिया और उसके स्पर्श में एक अनजानी उत्तेजना थी। नरमी नहीं, सिर्फ अधिकार और अधीनता का दंश। काव्या का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में भय और अपमान की गहरी छाया थी। उसका प्रतिरोध निरंतर बढ़ता जा रहा था, लेकिन विवान के शरीर में अब किसी अज्ञात तांत्रिक शक्ति की जकड़न थी। उसकी हर हरकत, हर नजर जैसे किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा बन चुकी थी। काव्या अपनी पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह विवश होती जा रही थी। उसकी चेतना पर अब थकावट, डर और मानसिक आघात का बोझ स्पष्ट दिखने लगा। इस पूरे समय आदित्य को जैसे जड़ता ने पकड़ लिया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह जो हो रहा है वह सपना है या किसी भयावह सच्चाई का हिस्सा। आखिरकार उसने साहस जुटाया और दौड़कर बाहर मदद के लिए चिल्लाई, धर्मू जल्दी आओ, कुछ बहुत बुरा हो रहा है। उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंजने लगी। धर्मू भागते हुए आया। उसने कमरे का दृश्य देखा और उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। वह कुछ बड़बड़ाने लगा, जैसे उसे पता हो। यह क्या है? उसने कहा, यह वही शक्ति है, काल वृक्ष का असर है। वह तेजी से कहीं चला गया और कुछ ही देर में लाल रंग के पत्ते, मिट्टी के चूर्ण और एक पीतल की कटोरी में राख जैसा कुछ लेकर लौटा। हिलो मत, उसने चेताया। उसने पत्ते विवान के सिर पर रखे और उसका माथा दबाया। साथ ही वह कुछ पुराना मंत्र उच्चारित करने लगा। उसी क्षण निखिल को होश आया और वह आदित्य के साथ मिलकर विवान को पकड़ने लगा। जैसे ही पत्ते उसके सिर से छुए, विवान की देह कांपने लगी। वह जमीन पर झटका खाकर गिर पड़ा, लेकिन अब भी उसने आंखें नहीं मूंदी थीं। उसकी नजरें अब भी भयानक थीं। धर्मू ने अंतिम बार कोई चूर्ण उसके माथे पर छिड़का और एक तेज चीख पूरे कमरे में गूंजी। यह विवान की थी। पीड़ा, प्रतिरोध और अंतर्मन के विद्रोह से भरी हुई। फिर सब शांत हो गया। विवान, जो कुछ पल पहले विकृत शक्ति से ग्रस्त था, अब निष्क्रिय पड़ा था। सांसें धीमी थी, पर जीवन अब स्थिर प्रतीत हो रहा था। छोड़ दीजिए, अब वह अपने होश में नहीं है, सब ठीक होगा। धर्मो की आवाज अब स्थिर थी, पर उसमें चिंता अब भी झलक रही थी। निखिल ने कांपते हाथों से विवान को उठाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया।
कमरे में एक गहरी खामोशी थी, लेकिन दीवारों पर कुछ अदृश्य स्पंदन अब भी बाकी थे, जैसे वह ऊर्जा अभी पूरी तरह थमी नहीं थी। इस घटना के बाद कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हवा अब भी कांप रही थी, जैसे अभी अभी किसी अदृश्य तूफान ने उसे छुआ हो। विवान बेहोश पड़ा था, उसके चेहरे पर अब भी रह रहकर कुछ क्षणों के लिए कंपन आता था। काव्या, जो किसी टूटी मूर्ति की तरह पलंग पर पड़ी थी, बिना किसी हलचल के आदित्य धीरे से उसके पास गई। कांपते हाथों से उसके शरीर पर कपड़े ठीक किए काव्या अब भी शून्य थी, न कोई प्रतिक्रिया, न कोई सवाल, जैसे आत्मा कुछ समय के लिए उसके शरीर से दूर चली गई हो। काव्या, अदिति ने धीरे से उसका नाम पुकारा। फिर जोर से काव्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। आंखों में भय, भ्रम और टूटन की लकीरें तैर रही थीं, और फिर जैसे बांध टूट गया हो, वह फफ कर रोने लगी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। आदित्य ने उसे बाहों में भर लिया और वह वहीं रोती रही, कांपती रही। कुछ ही क्षणों में निखिल भी पास आ गया। उसने चुपचाप काव्या के सिर पर हाथ रखा, जैसे कह रहा हो, हम हैं, तुम अकेली नहीं हो। काव्या ने रोते हुए कहा, उसने, विवान ने मेरे साथ ये क्या कर डाला। उसकी आवाज में गौसा नहीं था, सिर्फ टूटन थी, जैसे उसने अपना विश्वास खो दिया हो, खुद को खो दिया हो। तभी कमरे में खड़े धर्मों ने धीरे से कहा, उसे दोष मत दीजिए साहब लोग, वह विवान नहीं था, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, किसी और ने उसे पकड़ लिया था। निखिल उसकी बात पर भड़क गया, ये क्या कह रहे हो तुम धर्मू, किसने पकड़ लिया और तुम कहां थे जब ये सब हो रहा था। धर्मू ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में अब एक थकान और गहरी जानकारी की झलक थी। इस जगह के बारे में बहुत कुछ है जो आपको नहीं बताया गया, वह बोला। मुझे थोड़ा सा मंत्र आता है, उसी से उसे काबू में कर पाया, लेकिन साहब यह रात बातें करने की नहीं है, सुबह सब कुछ बताऊंगा। अभी सबसे जरूरी है कि आप सब आराम करें। खतरा टल गया है, लेकिन थकावट ज्यादा नुकसान कर सकती है। कहते कहते वह बाहर की ओर मुड़ गया। किसी ने उसे जाते नहीं देखा, लेकिन जब सबने पलट कर देखा, वह वहां नहीं था, जैसे वह खुद इस जंगल की परछाई हो। निखिल ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं यहीं इसी सोफे पर रात गुजारूंगा, तुम लोग कमरे में जाओ, लेकिन दरवाजा खुला रखना। काव्या अब भी कांप रही थी। उसने अदिति का हाथ पकड़ा और रूंधे हुए स्वर में बोली, और मेरे साथ जो हुआ उसका क्या क्या इस जंगल के नाम पर सब माफ हो जाएगा? क्या इसका कोई जवाब नहीं होगा? आदित्य ने उसकी ओर देखा, आंखों में आंसू और समझदारी दोनों थे। उसने धीमे से कहा, मैं जानती हूं कि तू टूटी है, लेकिन जो कुछ हुआ वह विवान नहीं था। धर्मू कह रहा था कि उस पर काल वृक्ष देव का असर था, तो फिर उस देवता से भी बदला लेना होगा। काव्या बोली। उसकी आवाज में अब टूटन की जगह दृढ़ता थी। कमरे में फिर सन्नाटा पसर गया, पर अब वह डर का नहीं था, बल्कि कुछ तय कर लेने की खामोशी थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धुंध भरे जंगल पर उतरने लगी, तब गेस्ट हाउस की रसोई से आती गर्म मसालों की खुशबू ने सबका ध्यान खींचा। बरामदे के पास रखे लकड़ी के टेबल पर धर्मू नाश्ता सजा रहा था, रोटी, आलू की सब्जी और साथ में भाप उठाती चाय। हवा में ठंड अब भी थी, लेकिन रात की सहरन के मुकाबले यह सुबह कुछ सुकून भरी लग रही थी। धर्मो ने परोसते हुए चुपचाप कहा, वह बहुत ही खतरनाक था साहब, बहुत ही खतरनाक। जिसे पकड़ ले उसे आसानी से नहीं छोड़ता। उसे छुड़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसके जैसी ताकतें केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी घेर लेती हैं। उसकी यह बात सुनकर विवान ने धीमे स्वर में कहा, तो अब मेरा क्या होगा? मैंने न जाने कितने पाप किए, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। धर्मू ने उसका हाथ थामते हुए शांतिपूर्वक कहा, तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, वह तुझसे नहीं हुआ था, तेरे जरिए हुआ था। उस शक्ति ने तुझे बस एक जरिया बनाया। ऐसी घटनाएं यहां पहले भी हुई हैं और शायद फिर हो, पर तुझे मैंने वक्त रहते बचा लिया। आदित्य, जो अब तक खामोशी से यह सब सुन रही थी, बोली, धर्मू भैया, तुम्हें वह मंत्र कैसे आया और इतनी जानकारी कहां से मिली? धर्मू के चेहरे पर एक स्मृति उभर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे गांव में एक तांत्रिक थे, बहुत पुराने। मैं बचपन में उनके साथ रहा, वही मुझे जंगल मंत्र और आत्माओं की भाषा सिखाते थे। उन्होंने कहा था, धर्मू जो दूसरों को बचाने का हौसला रखता है, वही सबसे बड़ा साधक होता है। उसी वक्त से मैंने यह सीखना शुरू किया। सभी चुप हो गए। कुछ ही देर में नाश्ता खत्म हुआ। काव्या और आदित्य चाय की प्यालियों के साथ बरामदे में बैठी थी। सामने फैले जंगल का दृश्य रात की घटना के बावजूद अब शांत और सुंदर लग रहा था, मानो प्रकृति भी पुनः संतुलन की कोशिश कर रही हो।
उसी समय विवान उनके पास आकर धीरे से बैठ गया। उसके चेहरे पर ग्लानियों और भय का मिश्रण था। मुझे कुछ याद नहीं है, उसने कहा। जो हुआ वह मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं तेरे लिए वह सब कितना बुरा था। काव्या ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल यूं ही चुपचाप, फिर एक हल्की थकी सी मुस्कान के साथ उसने सिर हिलाया। क्षमा शायद पूरी नहीं थी, लेकिन वह पहली दरार थी उस दीवार में जो रात के अंधेरे में बनी थी। विवान उठकर जाने ही वाला था कि काव्या बोली, अरे आज ट्रैक पर नहीं जा रहे क्या? उसकी बात सुनकर सभी की नजरें एक दूसरे से मिली। निखिल हंस पड़ा। चलो तुम लोग तैयार हो जाओ, विवान बोला। मैं तो वैसे भी लगभग तैयार हूं, आदित्य मुस्कुराकर बोली। हम भी पूरी तरह तैयार हैं। उसी समय धर्मू बरामदे पर आया। उसके हाथ में एक छोटा थैला था। कहीं निकल रहे हो क्या? उसने पूछा। तो जाओ, घूम आओ, दोपहर तक लौट आना। मैं खाना बना दूंगा, निखिल बोला। नहीं धर्मू भैया, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो खाना साथ ले जाना पड़ेगा। आपको तकलीफ नहीं देंगे, आदित्य ने हंसते हुए कहा। अरे पहले से तय था ट्रैक का, हम यहां तीर्थ करने नहीं आए हैं, काव्या ने कहा। अगर तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं है तो मुझे भी नहीं है। ठीक है, विवान बोला। तो तय रहा, आज ही चलें। और सच कहूं, कल की रात के बाद अब इस जगह में और रुकने का मन भी नहीं है। सब सहमति में सिर हिलाने लगे। निखिल ने कहा, धर्मू भैया आज दोपहर का खाना मत बनाना, हम बैग में पैक कर लेंगे। थोड़ी ही देर में सबने अपने अपने रक्स कंधों पर डाले। सुबह की धूप अब पेड़ों के झुरमुट से झांकने लगी थी। तभी निखिल ने एक भारी बड़ा खाना वाला बैग उठाया और मुस्कुराते हुए विवान की ओर बढ़ा दिया। बैग का वजन खुद अपनी कहानी कह रहा था। यह कोई हल्का फुल्का सजा नहीं थी। विवान ने आश्चर्य से निखिल को देखा, जैसे कहना चाहता हो, सच में मुझे। लेकिन कुछ कहने से पहले ही निखिल की ओर से जवाब आ गया। यह तेरी कल रात की हरकत की सजा है दोस्त, उसने आंख मारते हुए कहा। स्वर में हल्की चुटकी थी, लेकिन पीछे भाव था। हम सब अभी भी एक साथ हैं। विवान के होंठ कुछ कहने को हिले ही थे कि उसकी नजर काव्या से मिल गई। उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी, न गुस्सा न क्षमा, बस एक समझ जो बिना शब्दों के सब कह गई। विवान चुप हो गया, आंखें झुक गई और उसने चुपचाप बैग अपने कंधे पर डाल लिया। यह दृश्य देखकर आदित्य और काव्या दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। यह क्षण किसी टूटे हुए राग के सुर मिलने जैसा था, धीरे लेकिन सधा हुआ। उसी समय धर्मू जो दरवाजे के पास खड़ा सब देख रहा था, बोला, ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी लौट आना। जैसे जैसे दिन चढ़ता है इस जंगल का स्वभाव बदलने लगता है। तुम लोग शहर के हो, यहाँ की हवा, पेड़ और छायाएं भी कुछ कहती हैं। अगर कोई मुसीबत आई तो बचाने वाला कोई नहीं होगा। यह कह रहा हूं डराने के लिए, नहीं बताने के लिए। निखिल ने हंसते हुए घर के कोने से 2 पुरानी एयरगन निकाल ली और हवा में घुमाकर बोला, अगर कोई छोटी मोटी मुसीबत आई तो हम खुद से निपट लेंगे। निपट तो लोग जाते हैं। धर्मू ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी छूती हैं। विवान ने एक एयर गन हाथ में लेते हुए हल्के स्वर में कहा, अब डर भी दोस्त बन गया है तो चलो जंगल को सलाम करने चलते हैं। धर्मो ने एक अंतिम चेतावनी दी, धीमी लेकिन अक्सर जंगल को सलाम करने चलते हैं। धर्मो ने एक अंतिम चेतावनी दी, धीमी लेकिन असरदार आवाज में, सूरज ढलने से पहले लौट आना। यह बंदूकें हर वक्त काम नहीं करती और रात में यहां की जमीन पर रुकना ठीक नहीं होता। यह कहकर वह बिना कुछ और बोले घर के भीतर चला गया, जैसे वह उन सभी को किसी अदृश्य रेखा से सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा हो। पेड़ों की फूंगियां अब सुनहरी धूप से जगमगा रही थीं। ट्रैकिंग की शुरुआत हुई, लेकिन इस बार वे केवल साहस नहीं, सतर्कता और अनुभव लेकर निकले थे। काफी देर तक वे सब हंसी जाक करते, गानों की धुन गुनगुनाते और पेड़ पौधों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। हर कुछ कदमों पर कोई नई चीज दिखती, कहीं कोई अजीब सी चिड़िया, कहीं रंग बिरंगे फूल, तो कहीं पेड़ों की शाखाओं पर लटके पुराने झूले जैसे बेल पत्ते। प्रकृति ने जैसे उन्हें कहानी सुनाने के लिए अपने दृश्य खोल दिए थे। इसी मस्ती के बीच अचानक रास्ता एक जगह 2 हिस्सों में बंट गया। दोनों रास्ते पहाड़ी पर ऊपर की ओर जा रहे थे, लेकिन कौन सा सही है यह तय करना कठिन था। एक रास्ता थोड़ा खुला और सीधा था, जबकि दूसरा पतला और घुमावदार। टीम लीडर आदित्य रुककर आसपास का मुआयना करने लगी।
उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता की रेखा खींच गई। विवान, जो अब तक थोड़ी थकावट महसूस करने लगा था, बोला, देखो, जब दोनों रास्ते ऊपर ही ले जा रहे हैं तो ज्यादा टेंशन मत लो। फर्क बस इतना होगा कि एक छोटा होगा, दूसरा लंबा। ऊपर तो पहुंच ही जाएंगे। निखिल, जो अब हंसी को गंभीरता में बदलना चाहता था, बोला, चलो फिर सीधा वाला लें, शायद कम मेहनत लगे। पर आदित्य ने नजरों से संकेत दिया और बोली, हम दाएं वाले रास्ते से चलेंगे। यह भले संकरा है, लेकिन यह ट्रैक मैप पर दिख रहा है। जैसे ही वे चलने लगे, विवान कुछ थक कर बोला, उफ, अब और नहीं चला जा रहा रे। अदिति हंसते हुए पलटी। क्या हुआ? पहाड़ों के शेर इतनी ऊंचाई देखकर ही हिम्मत हार गए। इतनी बड़ी बड़ी ट्रैकिंग की है, अब एक छोटी पहाड़ी चढ़ने में डर। अब तक आदित्य काफी ऊपर पहुंच चुकी थी। वह ऊपर से चिल्लाई, ध्यान से आओ, पहाड़ी की धार पर चलना है। रास्ता भले छोटा लगे, लेकिन यह मोड़ सीधे नहीं है, काफी खतरनाक है। निखिल हांफते हुए बोला, तेरे जैसे ट्रेनिंग वाले लोग तो भागते हुए चढ़ जाते हैं, हमारी हालत देखो, सांस फूल रही है। आदित्य ने आसपास देखा, फिर बोली, यहां दिन की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच रही। जंगल कितना घना है, लेकिन हैरानी की बात है कि ऊपर की चोटी पर पौधे बहुत कम हैं और सूरज भी अब मध्यम होने लगा है। हमें जल्द ऊपर पहुंचना होगा, वरना लौटना मुश्किल हो जाएगा। विवान ने फिर से एक गहरी सांस लेकर कहा, क्या सच में ऊपर पहुंचना इतना जरूरी है? आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां, क्योंकि हर ट्रैक की सबसे खूबसूरत चीज उसकी छोटी से दिखने वाला नजारा होता है, और हम अगर बीच में लौट जाएं तो वह अनुभव अधूरा रह जाएगा। थोड़ा और जोर लगा, दोस्त, अब तो लगभग आ ही गए हैं, निखिल ने हांफते हुए कहा। रास्ता अब और भी खड़ा हो गया था। विवान, काव्या और निखिल कभी घुटनों के बल तो कभी हाथों से पत्थर पकड़कर चढ़ रहे थे। सबकी सांसें तेज थी, पर चोटी की झलक उन्हें थकान भूलने पर मजबूर कर रही थी। आखिरकार एक तीखा मोड़ पार करते ही आदित्य चिल्लाई, अरे यहां तो समतल जमीन है रे, थोड़ा और ऊपर आओ। वे सभी दौड़ते हांफते ऊपर पहुंचे। वहां एक बड़ी समतल जगह थी जो पहाड़ी के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग लग रही थी। जमीन साफ थी, जैसे किसी ने जानबूझकर झाड़ियां हटा दी हो। एक किनारे पर कई रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए थे, जिनमें से कुछ मुरझा चुके थे, जैसे किसी पूजा के बाद वहां छोड़ दिए गए हों। एक और एक पुराना विशाल वृक्ष खड़ा था, शांत, मगर अपनी शाखाओं से कुछ कहता हुआ। सूरज अब पहाड़ों के पीछे छिप गया था और पूरे आसमान में नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग बिखर गए थे। वे सब अपनी थकान भूलकर चारों ओर की सुंदरता में खो गए। कैमरे निकल आए, पोंछ बनने लगे। आदित्य और काव्या अलग अलग कोनों में जाकर तस्वीरें खिंचवाने लगी, कभी झुककर फूलों के पास, कभी विशाल पेड़ के तने से टेक लगाकर। बीच बीच में वे निखिल को भी खींच लाती। चल एक ग्रुप फोटो भी ले। विवान थोड़ी दूरी पर बैठकर गहरी सांस ले रहा था, लेकिन उसकी आंखें लगातार उस पेड़ पर टिकी थी, जैसे वह उस जगह की सुंदरता नहीं, उसकी खामोशी पड़ रहा हो। शाम का रंग अब हल्का सुनहरा नहीं रहा था। सूरज की आखिरी किरणें भी पेड़ों के पीछे गुम हो चुकी थीं और चारों ओर एक मंद स्याही घुलने लगी थी। समतल चोटी पर हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी हो गई थी। वे अब भी तस्वीरें ले रहे थे, एक दूसरे को खींचते, हंसते, झाड़ियों की बनावट को फ्रेम में कैद करते। फिर एक क्षण ऐसा आया जब आदित्य ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें ठहर गईं। विवान कहां है? विवान, उसने धीमे स्वर में पूछा, मानो खुद से बात कर रही हो। निखिल और काव्या ने उसकी बात सुनी, पर पहले तो उन्होंने इसे हल्के में लिया। यहीं कहीं होगा, फोटो खींचने गया होगा, निखिल बोला। लेकिन फिर जब उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, विवान सच में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब सबकी चुप्पी टूटने लगी। विवान, अदिति ने जोर से पुकारा, कोई उत्तर नहीं। विवान, कहां हो यार? निखिल ने एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर चारों ओर देखा। काव्या भी बेचैन हो उठी थी। वह तेजी से एक ओर बढ़ी। दूसरी दिशा में आदित्य दौड़ी। सबके स्वर अब बार बार सिर्फ एक नाम दोहरा रहे थे, विवान, विवान। निखिल थोड़ी दूर नीचे की ओर उतरा, उस संकरी पगडंडी पर जहां से वे ऊपर आए थे, लेकिन कोई आहट नहीं मिली, कोई पद चिन्ह तक नहीं। अब चोटी पर घना अंधेरा छा चुका था। पहाड़ी इलाकों में सूरज के डूबते ही रात मानो झपट्टा मारती है। पेड़ों की परछाइयां लंबी और डरावनी हो गई थीं। अदिति वापस चोटी पर आकर निखिल से बोली, हम फोटो लेने में इतने मस्त थे कि ध्यान ही नहीं रहा कि विवान कब कहां चला गया। ऐसी बकवास मत बोल, निखिल झल्ला गया उसकी आवाज
में बेचैनी साफ झलक रही थी। वह कोई बच्चा है क्या? खुद समझदार है, फिर अलग क्यों जाएगा? पर यहां कोई नक्शा नहीं है, अदिति बोली। अब उसकी आवाज कांपने लगी थी। हम ऐसे जंगल में हैं जहां हमें नहीं पता कौन सी दिशा क्या है, और अब तो अंधेरा भी हो गया है। अभी नहीं लौटे तो फंस जाएंगे। वे फिर से ऊंचे स्वर में पुकारने लगे। पहाड़ों से आवाज टकराकर लौट रही थी, हर बार उसी गूंज के साथ। लेकिन कहीं से कोई उत्तर नहीं आया। काव्या, काव्या, तू भी कहां चली गई? निखिल अचानक चिल्लाया। आदित्य की आंखें चौंधियां गई। क्या काव्या कहां है? वे दोनों अब चारों ओर दौड़ने लगे। पहले विवान गायब था, अब काव्या भी समतल छोटी। अब एक सुनसान मैदान लग रही थी, शांत और डरावना हवा अब ठंडी नहीं काटती सी लगने लगी थी। विवान, काव्या, कहीं से कुछ तो बोलो यार। उनकी पुकारें बार बार लौटती थीं, पहाड़ियों से टकराकर गूंज बन जाती थी, मगर कोई उत्तर नहीं मिलता था। बस हवा का एक तीव्र झोंका, पेड़ों की सिसकी जैसी सरसराहट और एक बढ़ती हुई बेचैनी उनके बीच बढ़ती जा रही थी। अब उनके भीतर एक भय घर कर चुका था, वह भय जो तर्क से नहीं आत्मा से उठता है। वे दोनों अब जंगल में पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे, कभी विवान का नाम लेकर, कभी काव्या का। पर ना तो कोई पद चिन्ह था, ना कोई आवाज, ना रोशनी, ना उम्मीद। इस जगह पर अब कुछ था, जो था वह अब तक छिपा हुआ था और अब सांसें लेने लगा था। शाम अब पूरी तरह से ढल चुकी थी। चारों ओर घना अंधकार धीरे धीरे फैलने लगा था। जंगल की सरसराहट अब हवाओं के साथ मिलकर कुछ कहने लगी थी और हल्की सी सिहरन उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। अचानक निखिल की नजर पहाड़ी की खाई की तरफ गई और उसका दिल एक पल को रुक गया। वह चौंक कर बोला, आदित्य देख। काव्या वहां खाई के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। वह जगह इतनी संकरी थी कि दो लोगों का तो छोड़ो, एक व्यक्ति के लिए भी उस पगडंडी पर खड़ा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके पीछे गहराई थी, सीधी खाई, नीचे पत्थर और अंधेरा। काव्या की आंखें चौड़ी थी, वह इकटक सामने देख रही थी। उसका चेहरा बिना किसी भाव के जैसे पूरी तरह शून्य में डूबा हो। उसके शरीर की मुद्रा में ठहराव था, किसी सम्मोहन में बंधे व्यक्ति की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पुकारें उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। आदित्य का चेहरा भय और चिंता से भर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ये क्या यार? वह फिर उधर कैसे पहुंच गई? कब गई हमें तो पता ही नहीं चला। निखिल कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, ठहर, मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूं, शायद उसे वापस बुला सकूं। नहीं, आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू अपनी जान जोखिम में मत डाल प्लीज। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं यहां अकेली क्या करूंगी? निखिल ने उसका हाथ धीरे से छुड़ाते हुए कहा। देख नहीं रही अदिति, उसकी हालत क्या हो गई है? वह खुद से लौट भी नहीं पाएगी और फिर वह हमें कुछ दिखा रही है। समझना पड़ेगा कि क्या। दोनों फिर जोर जोर से काव्या का नाम पुकारने लगे। उनकी आवाजें अब डर और गुस्से के बीच फंसी हुई थी, लेकिन काव्या वैसी ही खड़ी रही सामने, देखती हुई बेहरकत। काव्या, क्या देख रही है? उधर निखिल चिल्लाया, इधर आ। धीरे धीरे खतरनाक है वहां। उसने एक छोटा पत्थर उठाया और सावधानी से उसकी ओर उछाल दिया, बस इतना कि ध्यान टूटे, कोई नुकसान ना हो। पत्थराव की हल्की चोट से काव्या जैसे नींद से जागी। उसने धीरे से गर्दन मोड़ी, आंखों में अजीब चमक थी, जैसे आधी जगी आधी भूली। फिर उसने हाथ उठाकर एक दिशा की ओर इशारा किया, सीधे घने जंगल की ओर। उसका इशारा सपाट था, उसकी बाहें अकड़ी हुई थी, मानो किसी रोबोट की तरह। उधर क्या है रे? निखिल ने फिर पूछा। अब उसकी आवाज में घबराहट भी थी, जिज्ञासा भी। शाम हो गई है और अगर हम देर कर देंगे तो हम खुद खतरे में पड़ सकते हैं। निखिल जब खाई के किनारे उस संकरे रास्ते की ओर बढ़ा, आदित्य ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। मत जा, मत जा। निखिल, उसकी आंखों में आंसू थे। निखिल रुका नहीं, उसकी आवाज अब दृढ़ थी। मैं नहीं गया तो शायद हम उसे फिर कभी ना देख सकें। मुझे जाना ही होगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, दोनों ठिठक गए। वहां कोई नहीं था। काव्या। आदित्य की आवाज कांप गई। नहीं, वो कहां गई? निखिल के स्वर में हैरानी थी। खाई के किनारे अब सिर्फ हवा चल रही थी और उनकी पुकारों की गूंज। बिना किसी उत्तर के अब कोई समय नहीं था सोचने का। निखिल दौड़ पड़ा उस खतरनाक पगडंडी पर। आदित्य भी पीछे पीछे भागी। रास्ता अब और भी संकरा हो गया था और अंधेरा गहरा था।
जा रहा था। दोनों अब लगभग घुटनों के बल रेंगते हुए चढ़ रहे थे। हाथों से चट्टानों को पकड़कर पांव से जमीन टटोलते हुए उनके दिल की धड़कनों की आवाज उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे दोनों उस संकरे और थकाऊ चढ़ाई को पार कर ऊपर पहुंचे, उनके कदम अचानक ठिठक गए। सामने एक समतल जमीन थी, मानो जंगल ने खुद उन्हें वहां विश्राम का स्थान दे दिया हो। चारों ओर फैला घना, गहरा और रहस्यमयी जंगल, उसका हर पेड़, हर पत्ता जैसे कोई प्राचीन कथा कह रहा हो। निखिल इधर उधर नजरें घुमा ही रहा था कि पीछे से आदित्य की सांसों में डूबी एक दबी चीख सुनाई दी। वह अचानक जैसे कांप गई हो। निखिल ने पलट कर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई, चेहरा पड़ गया था। आदित्य ने कांपते हुए हाथ से एक दिशा की ओर इशारा किया। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे बोलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन शब्द गले में अटक गए हों। निखिल की नजर उस दिशा में गई और उसकी रूह कांप गई। कुछ कदम आगे एक पेड़ के पास काव्या खड़ी थी। नग्न अवस्था में उसके कपड़े उसके पास ही एक पत्थर पर पड़े थे, जैसे उसने खुद उन्हें उतारा हो। उसकी पीठ उनकी ओर थी और वह पेड़ की ओर देख रही थी, स्थिर, सम्मोहित, निर्विकार काव्या। निखिल ने जोर से पुकारा, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। काव्या जैसे किसी और ही दुनिया में थी। वह धीमे धीमे उस पेड़ की ओर बढ़ने लगी। निखिल उसे रोकने दौड़ा, लेकिन तभी उसकी नजर उस पेड़ पर पड़ी और वह वहीं जड़ हो गया। अरे ये यहां वह कौन है? उसके स्वर में अब डर था। आदित्य भी उसके पास पहुंची और दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गई। उस वृक्ष की जड़ें अब जैसे हिलने लगी थी, उसकी शाखाएं फैल रही थी, वृक्ष की छाल, उसकी बनावट मानो सांस ले रही हो। और उसी के बीच थका देने वाली चढ़ाई के बाद जब उनके कदम थमने लगे, तब उन्होंने चारों ओर देखा और एक अजीब खालीपन महसूस हुआ। काव्या और धर्मू कहीं भी नहीं थे। उनकी आंखें पेड़ पौधों, पगडंडियों, हर छाया को तलाश रही थी, लेकिन न कहीं कोई आहट थी, न किसी की परछाई। रास्ता ऊपर ऊपर ले जाकर अब एक समतल भूमि पर पहुंच चुका था, जो पहली बार में ही थोड़ी अस्वाभाविक लगी। यह जगह जंगल का कोई खुला आंगन सी लग रही थी। चारों ओर घना वृक्ष जाल, पर बीच में रहस्यमय सी खुली जगह। हवा अब भी बह रही थी, पर उसमें पहचानी गई खुशबू नहीं, बल्कि कुछ नमी, कुछ अजनबीपन घुला था। सामने एक झाड़ी जैसा पर आकार में विशाल वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं तनी नहीं झुकी हुई थी, जैसे किसी पुराने साधु की भुजाएं जो ध्यान में हो। यह पेड़ बाकी जंगल से अलग था। उसका तना काला, मोटा और शाखाएं किसी दायरे में फैली हुई थी। क्या हम जंगल के बिल्कुल अंदर आ गए हैं? आदित्य ने धीमे लेकिन तनाव भरे स्वर में कहा। मुझे तो अब और कोई रास्ता नजर भी नहीं आ रहा। निखिल ने लालटेन को ऊपर उठाया, चारों ओर घुमाया। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो रही थी। कोई साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा था, न सामने न किनारे। अब क्या करें? उसने थक कर कहा। क्या कोई बगल में रास्ता हो सकता है? वे दोनों अब पूरी तरह थक चुके थे। उन्होंने पेड़ों के पीछे झांका, झाड़ियों को हिलाया, एक दो छोटे पत्थरों को हटाकर देखा, लेकिन हर तरफ सिर्फ घना जंगल था। क्या हम यूं ही खड़े रहेंगे? आदित्य की आवाज में अब हताशा झलकने लगी थी। निखिल ने एक गहरी सांस ली, फिर जोर से पुकारा, धर्मू भैया, काव्या, आप सब कहां हैं? कोई उत्तर नहीं। वह फिर चिल्लाया, इस बार अपनी पूरी ताकत से, धर्मू भैया, काव्या। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा और उनकी ही आवाज की गूंज जो पेड़ों से टकरा कर लौट रही थी। वे दोनों कुछ देर यूं ही खड़े रहे, आश्चर्य, डर और उलझन से भरे हुए। हवा अब हल्के झोंकों की जगह फुसफुसाहटों में बदल गई थी। निखिल बोला, यह जगह पहले तो हमने कभी नहीं देखी। जब हम ऊपर आए थे तब यह रास्ता नहीं था, या फिर हम किसी और दिशा में मुड़ गए हों। आदित्य की आवाज अब धीमी और टूटी हुई लग रही थी, या फिर वह वाक्य अधूरा छोड़कर चुप हो गई। अब वे दोनों पूरी तरह से भ्रमित, भयभीत और अकेले खड़े थे, एक ऐसे जंगल के हृदय में जहां हर पेड़ जैसे किसी रहस्य को अपने भीतर समेटे खड़ा हो। अचानक आकाश में एक भारी गड़गड़ाहट गूंजी और पल भर में तेज हवाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगी और आसपास की घास जमीन पर लेटने को मजबूर हो गई। हवाओं की सनसनाहट अब कानों में चीख की तरह लगने लगी थी। निखिल और आदित्य चोटी पर अपने पांव टिकाए खड़े रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवा अब इतनी तेज थी कि आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा था। अब और कुछ किया नहीं जा सकता। आदित्य ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, हमें जंगल के भीतर चलना होगा वरना उड़ जाएंगे। निखिल हिचकिचाया, लेकिन यह जगह, यह जंगल हमें कहीं फंसा ना दे। उसी समय जैसे हवा ने किसी नाम को थाम लिया हो,
एक नरम और आकर्षक आवाज उनके कानों में आई। निखिल, अदिति इधर आओ, अंदर आओ ना। काव्या की आवाज थी। निखिल ठिठका नहीं, उसकी आंखों में झलकता डर अब चिंता में बदल गया था। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए झाड़ियों को चीरता जंगल के भीतर बढ़ गया। मगर कुछ ही कदमों बाद आदित्य ने जोर से उसका हाथ झटका और वहीं रुक गई। क्या हुआ? निखिल ने चौंक कर पूछा। आदित्य ने बिना कुछ कहे सामने की दिशा में इशारा किया। निखिल ने उस ओर देखा और एक सर्द लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वहां एक पेड़ के बीचों बीच कुछ था, एक आकृति जो न पूरी तरह मानव लगती थी, न पूरी तरह वृक्ष। उसका सिर इंसान का था, लेकिन उसके धड़ से निकलती थी टेढ़ी मेढ़ी हरी शाखाएं। उसके चेहरे पर एक विचित्र अस्वाभाविक इच्छा की लहर थी। आंखें बुझी नहीं बल्कि ज्वलंत थी और उसके होठों के बीच से एक लंबी सिलवटों वाली जीभ धीरे धीरे बाहर आकर हिल रही थी, मानो किसी प्राचीन प्यास को दर्शा रही हो। फिर हवा में एक तीव्र, लगभग असहनीय चीख गूंजी। निखिल और आदित्य ने घबराकर उधर देखा। काव्या, वह अब पूरी तरह उस वृक्ष जैसी आकृति की शाखाओं में बंध चुकी थी। उसका चेहरा अजीब सी तृप्ति से भरा हुआ था। वह वृक्ष मानव उसकी देह को अपनी शाखाओं में लपेटे हुए उसे गोद में उठाए बैठा था और उसके चेहरे को अपनी छाल जैसी छाती की ओर झुकाए हुए था। काव्या की आंखें आधी बंद थीं और उसके होठों पर एक विचित्र मुस्कान खेल रही थी, जैसे वह गहरे आनंद और आत्मविस्मृति के क्षण में हो। वह खिलखिलाकर हंस रही थी। वृक्ष मानव अब धीरे धीरे झूमने लगा। उसकी शाखाएं फड़फड़ा रही थी, मानो किसी अज्ञात लय में थिरक रही हो। बीच बीच में वह एक अजीब सी गूंज के साथ कांपता और किसी अपरिभाषित भाषा में गर्जना करता। निखिल ने आदित्य का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा। यह काव्या नहीं है, यह कुछ और है, उसने कांपती आवाज में कहा। सामने का दृश्य अब न केवल रहस्यमय था, बल्कि मानो प्रकृति शरीर और आत्मा की किसी गहरी तांत्रिक साजिश का हिस्सा बन चुका था। अचानक जंगल की खामोशी को एक चीख ने चीर दिया। निखिल, आदित्य की आवाज बिजली की तरह गूंजी और उसी क्षण निखिल की चेतना में हलचल हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह मुड़कर उस ओर दौड़ा जहां से आवाज आई थी। जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। आदित्य जमीन पर गिर चुकी थी और उसके दोनों पैर किसी भयावह पकड़ में थे। मोटी गीली हरी जैसी दिखती, लेकिन असल में जीवित जड़ें और बेलें उसके टखनों से लिपटी हुई थीं। वे लगातार रेंगती जा रही थी, जैसे जानबूझकर उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही हो। आदित्य खुद को छुड़ाने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रही थी, लेकिन हर प्रयास के साथ बेलें और कसती जा रही थी। निखिल, जल्दी कर, यह मुझे पकड़ रही हैं। यह मेरे साथ भी वही करना चाहती हैं जो काव्या के साथ हुआ। उसकी आंखों में आतंक था और चेहरे पर संघर्ष की थकावट। निखिल एक पल को ठिठका, फिर दौड़ पड़ा। उसने आदित्य के पैरों की ओर झुककर बेलों को हटाने की कोशिश की। उसकी उंगलियां उन जड़ों में फंसती चली गई। वे ठंडी थी, लेकिन उनमें एक कंपन था, जैसे वे सांस ले रही हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें खींचा बार बार, लेकिन वे जड़ें मानो जमीन के भीतर किसी रहस्यमयी शक्ति से जुड़ी हुई थी। हर बार जब वह एक बेल हटाता, दो और उसकी जगह ले लेती। मैं उन्हें हटा नहीं पा रहा, वह घबराया। निखिल, आदित्य की आवाज अब कांपने लगी थी। कुछ करो जल्दी, वह मेरे ऊपर चढ़ रही हैं। वह अब घुटनों तक जड़ों से ढंकी जा चुकी थी। निखिल ने एक बड़ा पत्थर उठाकर उन जड़ों पर मारने की कोशिश की, लेकिन पत्थर हर बार बेलों से टकराकर फिसल जाता। उसके हाथ कांपने लगे। ठहरो अदिति, देखता हूं क्या किया जा सकता है। वह चारों ओर देखने लगा, कहीं कुछ ऐसा जिससे वह उन्हें काट सके, फाड़ सके, कुछ भी। लेकिन जंगल अब जैसे उसे घूर रहा था। हर पेड़, हर शाखा अब उसके खिलाफ खड़ा लग रहा था। उस निराशा और अफरा तफरी के बीच जब बेलें आदित्य को पूरी तरह अपने में समेटने लगी थी, निखिल के मन में अचानक एक विचार कौंधा। वह एक क्षण को रुका, फिर पलटकर उस लालटेन की ओर दौड़ा जो अब भी जमीन पर टिमटिमा रही थी। उसने उसे उठाया। आंखों में एक दृढ़ निश्चय की चमक थी। बस एक मौका, उसने बुदबुदाया और बिना देर किए लालटेन को अदिति को जकड़े बेलों पर दे मारा। लालटेन जोर से फूटी और उसकी तेल भरी लौ एक पल में आग का रूप ले बैठी। बेलें जैसे चीखने लगी हो, वे फड़फड़ाई, सिकुड़ी और जलने लगी। कुछ ही क्षणों में आग उनकी लंबी लंबी जड़ों पर फैल गई, जो दूर उस रहस्यमयी पेड़ तक जाती थी। तेज हवा अब सहायक बन चुकी थी। आग जैसे हवाओं के सहारे भागने लगी।
भयानक तेज और विवेकहीन पेड़ जलने लगा। उसकी मोटी छाल, उसकी जड़ें, उसकी शाखाएं सब जलती लकड़ियों की तरह टूटने और चटकने की आवाज कर रही थी। निखिल चिल्लाया, काव्या काव्या, सुनो, आग लग गई है, जल्दी निकलो, जल जाओगी। पर उस गहरे सम्मोहन में डूबी काव्या अब भी आंखें बंद किए उस वृक्ष की जड़ों में बंधी निष्क्रिय पड़ी थी आग। अब उसके बहुत करीब पहुंच चुकी थी। लपटें चारों ओर से उसे घेरे ले रही थी। गर्मी की तीव्रता ने शायद उसके चेतना के अवशेष को झकझोरा और वह अचानक चीख पड़ी। एक तीखी करहती हुई चीख, उसकी आवाज जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह पेड़ अब पूरा जलने लगा था और उसके साथ काव्या की चीखें भी हवाओं में घुलने लगी थी। वह वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन जड़ों ने जैसे उसकी आत्मा तक को पकड़ रखा था। वातावरण में अब आग की दहाड़ और काव्या की चीख एक साथ गूंज रही थी। जंगल की हवा अब राख, धुआं और ताजगी की जगह जलती हुई यादों से भर चुकी थी। निखिल और अदिति अब जमीन पर घुटनों के बल बैठ चुके थे। वे एक दूसरे को कसकर पकड़े रो रहे थे। हम उसे नहीं बचा पाए। अदिति की आवाज में एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई आवाज भर नहीं सकती थी। निखिल की आंखें खुली थीं, पर आंसू उन्हें धुंधला कर चुके थे। उनकी आंखों के सामने उनका एक दोस्त, एक साथी, एक आत्मा आग में जल रही थी और उस छोटी पर पेड़ आग और एक न बुझने वाला अफसोस चलता रहा। आग अब पूरी तरह से उग्र रूप ले चुकी थी। हवा की दिशा बदलते ही लपटें जैसे दौड़ पड़ी थीं। पेड़ों की छालें छटकने लगी थीं और हर ओर से जलते पत्तों की गंध उठने लगी थी। निखिल और आदित्य के चेहरे पर गर्मी की तपेश अब चुभन सी देने लगी थी। अब क्या करें? आदित्य की आवाज में हड़बड़ाहट और डर दोनों घुल चुके थे। निखिल की निगाह चारों ओर दौड़ी। जंगल की यह ऊंचाई अब एक बंदी गृह सी लगने लगी थी। लालटेन कब की बुझ चुकी थी। रोशनी अब बस आग की लपटों से ही आ रही थी और वह भी मौत की तरह पास आती हुई नीचे उतरना ही होगा। उसने घबराते हुए कहा, और कोई रास्ता नहीं है। वे दोनों अब एक दूसरे का हाथ कसकर थामे हुए धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। हर कदम सावधानी से रखा जा रहा था, क्योंकि गहराता अंधेरा अब उन्हें निगलने को तैयार बैठा था। घने जंगल में रात, आग की अनियमित रोशनी और नीचे की अनदेखी खाइयां सब मिलकर एक जीवन मृत्यु का खेल बन चुके थे। उनके सीने में धड़कनें अब किसी ढोल की तरह सुनाई दे रही थीं। थोड़ी सी भी चूक और सब खत्म। अचानक कुछ दूर नीचे उतरते ही एक मोड़ पर उन्हें फिर से रोशनी की झलक दिखी। पहले तो वह उम्मीद की किरण लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पास जाकर देखा, हकीकत सामने आ गई। अरे नीचे भी आग! अदिति ने कांपती आवाज में कहा। तब तो अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, निखिल फुसफुसाया। वे अब दोनों वहीं रुक गए। सांसें तेज थीं, आंखें धुंधली और दिलों में डर अपनी जड़ें जमा चुका था। हां, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन घबराना बंद कर निखिल ने खुद को संयमित करते हुए कहा, मुझे पहले देखने दे, शायद कोई सुरक्षित दिशा हो। नहीं, आदित्य ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं भी साथ चलूंगी। हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन इस अंधेरे में अकेले रह भी नहीं सकती। उधर जाना जरूरी है, लेकिन अकेले नहीं। निखिल ने उसकी आंखों में देखा। डर था, मगर उससे बड़ी चीज थी साथ रहने की जिद। ठीक है, उसने सिर हिलाया, चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे और हर कदम सोच समझकर वे दोनों फिर एक दूसरे का हाथ थामे आग की झिलमिलाती आभा को पार करने की कोशिश में आगे बढ़ने लगे। जैसे अंधेरे और आग के बीच छिपी किसी अनकही सुबह की तलाश में निखिल और अदिति अब डर और थकावट के उस बिंदु पर पहुंच चुके थे जहां सांस लेना भी भारी लग रहा था। जंगल की आग पीछे रह चुकी थी, लेकिन उसका धुआं और तपिश अब भी हवा में तैर रही थी। अंधेरे के बीच सामने की एक पगडंडी पर हल्की रोशनी और साफ दिखने लगी थी। एक स्थिर झिलमिलाती रोशनी जो रहस्य को निमंत्रण देती थी। आदित्य ने घबराकर निखिल का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। शायद कोई मशाल, निखिल ने अनुमान लगाया, लेकिन उसकी आंखों में भी अनिश्चितता झलक रही थी। वे दोनों बेहद सतर्कता से आगे बढ़े। हर पत्ता, हर सरसराहट अब उन्हें जैसे चेतावनी देती प्रतीत हो रही थी। मूड से कुछ पहले निखिल ने आदित्य को रुकने का इशारा किया और खुद आगे बढ़ा। उसकी सांसें तेज थीं और हर कदम में सावधानी थी। जैसे ही वह मोड़ पार कर पाया, वह अचानक चिल्ला उठा,
क्या हुआ? आदित्य चीखती हुई दौड़ी। वह जैसे ही पहुंची उसकी निगाह सामने गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। धर्मू खड़ा था, हाथ में एक बड़ी सी जलती मशाल, वही रोशनी जो उन्हें ऊपर से आग जैसी लगी थी, लेकिन असल में वह मशाल ही थी जिसने उन्हें गुमराह किया। तुमने काव्या को अकेला क्यों छोड़ा? आदित्य की आवाज गुस्से और अविश्वास से भरी थी। धर्मू की आंखें अजीब लग रही थी, उन्हें देख रही थी, लेकिन किसी और ही भाव में डूबी हुई। मैं मशाल लेने गया था, उसने शांति से कहा। यह जगह हमारे गांव की सबसे पवित्र जगह है, काल वृक्ष देव का स्थान। बिना मशाल के यहां कुछ भी नहीं होता। वह कुछ कदम पीछे हटा और झाड़ियों के बीच झुककर कुछ खोजने लगा। फिर उसने वहां से एक प्राचीन भारी सी तलवार निकाली। उसके ऊपर कुछ उकेरे हुए प्रतीक चमकने लगे। जब उस पर मशाल की रोशनी पड़ी, जय काल वृक्ष देव की जय, जय काल वृक्ष देव की जय, वह अचानक जोर से चिल्लाया और तलवार को सिर के ऊपर उठा लिया। उसका स्वर अब सामान्य नहीं था, उसमें एक उत्तेजना थी, जैसे किसी आत्मा ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। निखिल और अदिति दोनों ठिठक गए। तुम यह क्या कर रहे हो? निखिल ने धीमे स्वर में पूछा। उसकी आंखों में डर था। धर्मू ने अब उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में पागलपन की झलक थी। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कान सुकून की नहीं, किसी अंधे विश्वास की थी। एक पल को सब कुछ स्थिर हो गया। जंगल की हलचल बंद हवा जैसे थम गई और उस सन्नाटे में सिर्फ मशाल की जलती लौ और धर्मों की सांसों की गूंज सुनाई दे रही थी। धर्मों ने तलवार को अपने कंधे पर टिकाया और मशाल को थोड़ा ऊंचा उठाकर एक तरफ इशारा किया। एक ऐसा इशारा जो आमंत्रण कम और आदेश अधिक लग रहा था। चलो, मेरे पीछे चलो। उसकी आवाज अब शांत नहीं थी, उसमें एक अजीब दृढ़ता थी, जैसे वह खुद भी किसी और की आवाज दोहरा रहा हो। उसके एक हाथ में चमकती हुई मशाल और दूसरे में धातु की वह भारी तलवार देखकर निखिल और आदित्य दोनों के भीतर एक ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जंगल की गहराई, ऊपर फैलती रात और नीचे जलती आग ने हर ओर से रास्ते बंद कर दिए थे। रह गया था सिर्फ एक विकल्प, धर्मू का अनुसरण करना। धर्मू एक संकरी अपरिचित पगडंडी से तेजी से पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके कदमों में कोई झिझक नहीं थी, मानो वह किसी अनदेखे नक्शे का अनुसरण कर रहा हो। हम अब वापस जाना चाहते हैं। आदित्य की आवाज फटी हुई थी। वह थक चुकी थी, न केवल शरीर से बल्कि भीतर तक टूट चुकी थी। काव्या की मौत मैंने अपनी आंखों से देखी है धर्मू भाई, वह आगे बोली, और विवान वह अब तक मिला नहीं। हम मानसिक रूप से टूट चुके हैं, हम और नहीं झेल सकते। धर्मू पलटा नहीं, बस चलते चलते बोला, यहां कोई खोता नहीं है, सब यहीं होते हैं, बस देखने की आंख चाहिए। उसके स्वर में अब रहस्य और श्रद्धा के बीच की एक पतली रेखा थी, जिसे समझना मुश्किल था। देख तो सही, एक बार ध्यान से देख, उसने कहा और अपनी मशाल को ऊंचा उठा दिया। मशाल की लौ अब वैसी नहीं थी जैसी आमतौर पर होती है। वह गाढ़े लाल रंग में चमक रही थी, मानो जंगल की आग की आत्मा उसमें समा गई हो। उसकी चमक जैसे हवा में तैरती नहीं, बल्कि उसमें घुली हुई लग रही थी। उस रोशनी में पेड़ों की परछाइयां और भी लंबी और भी डरावनी दिखने लगी। हर शाखा किसी जीवित हाथ की तरह आगे बढ़ती सी लग रही थी। निखिल और आदित्य ने उस रोशनी में चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा, सिर्फ गहराता अंधकार और एक भयावह निश्चलता। लेकिन धर्मों की आंखों में कुछ और था। वहां अब एक स्थिर दीवानगी थी, जैसे वह उस रोशनी में कुछ देख रहा हो जो और कोई नहीं देख सकता। जैसे ही वे पहाड़ी की संकरी चढ़ाई पर थोड़ा और ऊपर पहुंचे, एक अजीब सी सरसराहट ने उनका ध्यान भंग किया। मशाल की लाल रोशनी में पीछे की ओर कुछ हलचल दिखी, बहुत धीमी लेकिन अस्वाभाविक। उन्होंने मुड़कर देखा, कोई व्यक्ति पीछे से चुपचाप चढ़ता चला आ रहा था। वह पूरी तरह नग्न था, लेकिन उसके शरीर पर प्राकृतिक आवरण था। उसके निचले हिस्से पर हरे पत्तों और काई की परतें लिपटी हुई थी, जैसे जंगल ने उसे ढक रखा हो। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसमें एक लय थी, एक सम्मोहन जो किसी और ही लोग से आता जान पड़ता था। अरे, निखिल फुसफुसाया, यह बहुत जाना पहचाना लग रहा है। मशाल की रोशनी ने जब उसके चेहरे को पूरी तरह उजागर किया तो निखिल की सांस अटक गई। विवान, उसने पुकारा। अरे विवान, यह क्या हाल बना रखा है तूने, तेरे साथ क्या हुआ है?
विवान कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें शून्य में देख रही थी, ठंडी, खाली और बेजान। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बस उन्हें देख रहा था, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, या शायद जैसे वे अब उसकी स्मृति का हिस्सा ही नहीं रहे। वो विवान नहीं है। आदित्य ने पीछे से कांपती आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखें अब किसी और ओर टिक चुकी थीं। अरे काव्या! निखिल ने मुड़कर देखा और दिल दहल गया। काव्या अब उनके सामने खड़ी थी, पूरी तरह निर्वस्त्र। उसके शरीर पर आग से जलने के गहरे भयावह निशान थे। उसकी त्वचा जगह जगह से झुलसी हुई थी, लेकिन उसकी मुद्रा शांत थी, अलौकिक रूप से शांत। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। बिना एक बार भी पलक झपकाए वह आदित्य को घूर रही थी। आदित्य वहीं फूट पड़ी। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। नहीं नहीं, यह काव्या नहीं हो सकती। और फिर चारों ओर से सरसराहटें आने लगी। घाटी की छाया से झाड़ियों के पीछे से एक एक कर कई आकृतियां निकलने लगी। उनके शरीर पर कपड़ों का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ के शरीर पर बेलें काई और जंगल की मिट्टी लिपटी थी। कुछ तो पूरे सभ्य समाज के लोग लगते थे। शहरों से आए हुए शिक्षा दीक्षित पर अब बिल्कुल मौन और खोए हुए। सबकी आंखों में एक जैसी शून्यता थी। वे जैसे किसी प्राचीन पुकार पर जाग उठे हों। निखिल और आदित्य अब बीच में खड़े थे, चारों ओर से घिरे हुए। सम्मोहन, विवेकहीनता और तंत्र जैसी ताकत की उपस्थिति हर ओर थी। हर एक चेहरा जैसे एक गहरी अनकही कथा सुना रहा था। धीरे धीरे जंगल की छाया से एक एक आकृति निकलने लगी। पहले 10, फिर 50 और फिर जैसे पूरी घाटी का मौन टूट पड़ा। असंख्य नग्न निर्विकार चेहरे पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। वे सब धीरे, मूक और सम्मोहित चाल से चलते हुए वे बिना कोई शब्द बोले निखिल और आदित्य को घेरने लगे। हर ओर से पेड़ों की छाया में से, धुएं की परछाइयों में से वे निकलते गए। आदिवासी शरीरों पर जंगल की बेलें लिपटी हुई थीं। कुछ सभ्य समाज के लोग थे, पर अब सब एक जैसे लग रहे थे। संवेदनहीन, मौन, समर्पित। आदित्य और निखिल ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर भय से ज्यादा अब आश्चर्य और असहायता थी। काल वृक्ष देव की प्यास कभी नहीं बुझती। धर्मों की भारी आवाज जंगल में गूंज उठी। तुम ही हो उसका अर्पण। उसका आह्वान वर्षों से था। आज वह दिन आया है। अगर तुम उसकी सेवा करोगे तो उसकी कृपा से तुम्हें भी भोग और मोक्ष दोनों का अधिकार मिलेगा। निखिल की आंखें जल उठी। वह चिल्लाया, हमें यहां से भागना होगा। ये लोग जीवित नहीं लगते काव्या। हमने उसे मरते देखा था। तो फिर ये जो हमारे सामने खड़ी है वह कौन है? आदित्य कुछ बोलती उससे पहले ही धर्मू ने अचानक निखिल को जोर से धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके गिरते ही धर्मू ने आदित्य का हाथ पकड़